जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 67। अच्छा भाई उधर से अब्दुल्ला जल्दी करो जरा। अच्छा भाई आ जाए पेज नंबर 621 पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बनता है ना, ये होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 6, P Limited acquired 70% shares of S Limited on 1 जनवरी 2011 फॉर 20,000। ये क्या मसला है? ना 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 ऐसी बात नहीं करनी यार, ये क्या कर दिया तुमने। पीटीसीएल ने सब्सिडरी के शेयर्स 20,000 में खरीदे हैं 70%। तो मुझे बताएं, अगर पीटीसीएल ने सब्सिडरी के 70% शेयर खरीदे हैं 20,000 रुपए में, तो सऊदी किंग को कितने दिए हैं? 20,000। लेकिन पीटीसीएल अपनी किताबों में कह रही है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं 33,000 की। क्या वजह होगी? बाकी कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इसका मतलब है जब हम इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट के फेस पे शो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स के नाम से शो करेंगे और इसको वर्किंग वन में ले जाएंगे। तो देयर माइट बी सम अदर इन्वेस्टमेंट्स। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, 70% शेयर खरीदे हमने। वैसे मुझे बताएं कि अब तो कुछ परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं। इसको देखा करें और इसको देखा करें, फिर बताया करें। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सब्सिडरी के शेयर्स हैं 500। इधर आगे आगे भी करना है। सब्सिडरी के शेयर्स हैं 500 और कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाला। अच्छा वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि हमने सब कुछ ही वैसे पूछ लें, हमने कितने परसेंट खरीदे हैं? 370 350। प्लीज 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 कुछ नहीं दे रहा। 350 शेयर्स हमने खरीद लिए हैं। तो अगर 350 शेयर्स हमने खरीद लिए हैं तो फिर 150 शेयर्स किसके पास हैं? 350 शेयर्स एक्वायर्ड बाय पी। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, ये नोट कर लें। अच्छा भाई आप तस्वीर खींच लेंगे, फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको फिक्रमंद करना है आज। एक सवाल होगा सिर्फ IFRS 8 का। इसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं है, क्या कर लोगे। इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ना इस पैरा को बड़ा गौर से 2 से 3 दफा पढ़ना है। 60% ऑफ गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर इन USA, 30%, 20%, 15% ऑफ शेयर्स टू जो बाइडन। ये आपने ना इस पैरा को बड़े गौर से पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए होते हैं सेगमेंट्स के, और इनकम्स और एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो बड़े गौर से आपने पढ़ के डिस्क्लोजर्स बनाने होंगे बड़े गौर से। ये टेस्ट लीक कर दिया है, तो 15 मिनट है आपके पास, ठीक, 15 नंबर है, 35 मिनट आपके पास होंगे। तो ये कौन कौन टेस्ट दे के जाएगा? ये दे हैं ये टेस्ट? कितने लोगों ने दे दिया है? कैसा लगा? वैसे आसान था, इजी था, ठीक था, ठीक था, नंबर आएंगे पता चलेंगे। वर्किंग 1 होगी थी, ठीक है, वर्किंग 1 करनी पड़ेगी जरा मेहनत करके, ठीक है जी। तो चलें ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं सवाल में, लेकिन स्टैंडर्ड के सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन इसमें कवर हो जाएंगे आपके। तो इसलिए इसको जरूर दीजिएगा टेस्ट को। आज कसम तोड़ दें, टेस्ट रूम दिखा देना इनको जो आज तक नहीं गए हुए, तो आज ना जरा कसम तोड़ ही दें, ठीक है। तकरीबन को रात 11 साढ़े 11 बज गए थे मुझे सवाल बनाते हुए, तो आपने इसको कोशिश करना है दे के जाना टेस्ट। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 14। चलें जी शुरू करें। किधर है वो? आ जाए इधर। अच्छा और इधर इधर साफ भी करना है। करवाएंगे शुरू। P कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12/16।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलें जी 70.5 प्लस 60.5। इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल फेस वाली बता दें 30। अच्छा, सब्सिडरी ने भी आगे कोई इन्वेस्टमेंट्स की है 5 की, ये किसी ने कुछ किया होगी, इसकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। शोहर ने भी इन्वेस्टमेंट्स की है, बीवी ने भी इन्वेस्टमेंट्स की है। उसमें गुडविल की जगह छोड़ देना। आगे डेटर अलग लगा रहे हैं आज, डेटर कैश वगैरह अलग लगा रहे हैं। ओहो, चलें ठीक है, बताएं। डेटर 2.5, इन्वेंटोरी 20, आगे क्या आ रहा है? शेयर कैपिटल 50। एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल, आगे क्या आ रहे हैं? शेयर प्रीमियम आ रहे दोनों का जी। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओए 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 माड़ा, ये क्या आ गया? रिवर्स नहीं, कैपिटल रिवर्स नहीं। अच्छा अंकल जी इधर भी करना है, ये किसी को ले आए साथ? हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर आप देख लो अगर कहीं और बैठना है। ओके, कैपिटल रिजर्व्स आ रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं। ये कैपिटल रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, ये किसी तक आप बताइएगा ना, ये अकाउंटेंट्स की ना 2 नंबरी है। अकाउंटेंट्स के बाबों ने सिखाई थी और आजकल जंग तो इसको बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। ये अकाउंटेंट्स की 2 नंबरी है और कुछ भी नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग समझ लें एक बाजू है, बाजू का हिस्सा तोड़ के कैपिटल रिजर्व जो है बना दिए जाते हैं, यानी रिटेन्ड अर्निंग में से कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा शिफ्ट कर दिया जाता है। उसकी एंट्री बनती है अर्निंग डेबिट कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। तो अर्निंग को थोड़ा सा रिजर्व्स में डाल दिया जाता है, जैसे कैश पड़ा हो तो बैंक में नहीं जमा करा देते, तो कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, ऐसे अर्निंग जब ज्यादा हो जाए तो रिजर्व्स में डाल दी जाती है। इसलिए इसको अकाउंटेंट्स की 2 नंबरी कहते हैं कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं डायरेक्टर्स के कहने पे कि लोग डिविडेंड ज्यादा ना मांगे। तो जब अर्निंग ज्यादा पड़ी होती है ना तो लोग डिविडेंड ज्यादा मांगते हैं। अब अकाउंटेंट्स 2 नंबर कहते हैं जी हमने रिजर्व्स क्रिएट कर लिए हैं, आपको बड़ा फायदा देंगे, इस तरह की बातें बुतें करके कह देते हैं भाईजान। और सादा बंदे को पता ही अर्निंग्स की ये डिटेल होती है, उसको रिजर्व्स को पता भी नहीं होता, तो ये पैसा तुम लोगों को अलग करके रखें फिर कभी तुम्हें देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में से बस डिविडेंड नहीं देना पड़ता, इस वजह से जो है वो रिटेन्ड अर्निंग का तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा अलग कर लिया जाता है। हम इसकी ट्रीटमेंट 100% कौन सी वाली करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग वाली पेपर में। इसको डालेंगे वर्किंग 3 में और इसको डालेंगे वर्किंग 2 में, इसको डालेंगे 2.1 में और इसको डालेंगे 3.1 में। और 2 वाली वर्किंग जो होती थी आपको पता है उसमें तकसीम होती हैं चीजें प्री और पोस्ट में। 2.1 में भी इसी तरह होगा, प्री और पोस्ट में चीजें तकसीम होंगी, और इसमें आपको पता है कोई चीजें तकसीम नहीं होती 3 में, तो 3.1 में भी कोई चीजें तकसीम नहीं होंगी। तो शायद अगर ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट ना खुला होता ना तो फिर इनकी रिटेन्ड अर्निंग होनी थी 47+8, और अगर इसका भी कैपिटल रिजर्व अकाउंट ना खुला होता तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग होनी थी 42,500। बट ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व अकाउंट खुला, इसको अलग से लेकर चलना पड़ेगा। तो इन दोनों को पोस्ट करवा दें। वर्किंग 2 सॉरी वर्किंग 3 जी गुड 2.1 सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग या सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व? सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व। ओके, वर्किंग 3 कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। और 3.1 का अगर कोई नाम बता दे तो कमाल हो जाए। 3.1 का नाम कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। अच्छा इधर देखें जरा, आपने कभी फील किया कि यहां पे उंगली हो तो इसे कहते हैं PRE? मजा आया? दोबारा कर, PRE। और यहां पे उंगली हो SRE। होल्ड ऑन,
अच्छा जी, पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग ये थी, ये क्या थी? सब्सिडरी। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग चली जाती है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में, और सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग में जाती हैं। इसी तरह पेरेंट के कैपिटल रिजर्व कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में इसलिए जाएंगे कि पेरेंट को इंटरेस्ट होगा सब्सिडरी के रिजर्व में भी थोड़ा सा, जैसे उसकी रिटेन्ड अर्निंग में उसको इंटरेस्ट होता था। एंड इन द एंड SRE की तरह अकाउंट खुलेगा, S कैपिटल रिजर्व। तो इसका तो आसान सा नाम बता दें, 10,500 का S कैपिटल रिजर्व, और 32,000 का S रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन ये PRE है, लेकिन जानी कहां है? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में, और ये कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। जी अभी मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, एब्रीविएशन नहीं लिख रहा आज। कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। इमरान खान क्या है बेटा? आजकल क्या हुआ, रोजाना होमवर्क कर रहे हो? मेरी कंसोलिडेशन हो गई है। ओके, फिगर्स पोस्ट करवा दीजिए। 47 और 32। 47 और 32। आगे 8 और 10.5। देखे ना, 47 के नीचे 8 है, 32 के नीचे 10 है, उसी तरह लीजिए। 47 के नीचे 8 ले आए, पेरेंट कैपिटल रिजर्व। ये तो पेरेंट के सारे हैं ना, इसको तकसीम तो किसी में करना नहीं। सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व 10.5। तो क्वेश्चन में नजर मार लें, 32 के नीचे 10.5 पड़ा हुआ है और 47 के नीचे 8 पड़ा हुआ है। इधर भी हमने वही कर दिया। इस अकाउंट में भी उसी तरह प्री आएगा, इस अकाउंट में भी उसी तरह प्री आएगा। चलें, ये होप नहीं, एक चीज रहेगी, 15 और 38। इधर लाओ कैमरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिगर्स पोस्ट हो गई हैं। उधर कर दो कैमरा। इन्वेस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं। अभी मैं अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ तो सब कुछ करूंगा। मुझे इन्वेस्टमेंट्स का कुछ ना कहें। अभी मैंने 33,500 लिखा है, बाकी वर्किंग वन में देख लेता हूँ कितना जाना है। पहले ये जो 18 फिगर्स हैं इधर काउंट करके पूरी कर लें। 18 फिगर्स हैं इधर। कल इंशाल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। 300 रुपये फर्स्ट आने वाले को, 200 रुपये सेकंड आने वाले को, और 100 रुपये थर्ड आने वाले को। और जो बंदा जाके अपनी मार्किंग रिवाइज कराएगा किसी वजह से, तो ऑब्वियसली उसको भी इनाम दिया जाएगा, लेकिन किसी का इनाम वापस नहीं लिया जाएगा। फिजिकल का इनाम अलग होगा, हाइब्रिड का इनाम अलग होगा, और फिजिकल, हाइब्रिड और ऑनलाइन में से जो फर्स्ट आएगा उसका इनाम अलग होगा। वो 500 रुपये नहीं, उसको 500 भी मिलेगा, उसको वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला है वो भी मिलेगा। नॉर्मल पैसे भी मिलेंगे, मैन ऑफ द मैच वाले भी मिलेंगे। चलें जी, पहले बता देते इस टेस्ट पे रख दें। ये टेस्ट तो 15 नंबर का है। 50 रुपये फर्स्ट आने वाले के, 30 रुपये हो सकता है अगर ऐसा हो तो, मैं ये बोल रहा हूँ। चलें जी, फिर लाइक बचा तो उससे दोस्ती शोस्ती। अच्छा, पहली लाइन से पढ़ना शुरू करें। 70% शेयर एक्वायर किए हैं 20,000 रुपए के, तो 20,000 को वर्किंग वन में ले जाएं, -20। जी मोहतरम, अब आप सारे हजरात मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि आज का पहला कॉन्सेप्ट फेंका जाने लगा है। स्पिन बॉल फेंकी जाएगी, आपने इस पे छक्का लगाना है। आज का पहला कॉन्सेप्ट फेंका जाने लगा है, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने पिछली क्लास में कर ली थी, आज हम रीवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन होमवर्क साथ साथ करते रहिएगा, क्योंकि होमवर्क में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स दी होती हैं। Parent acquired subsidiary on parent acquired subsidiary
ऑन यकम जनवरी 13, सब्सिडरी स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2005। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई? तो यकम जनवरी 5 से यकम जनवरी 13 तक कौन ओनर था सब्सिडरी का? फिर सऊदी किंग और इमरान खान। और यकम जनवरी 13 और उससे ऑनवर्ड्स तो पेरेंट बॉट सब्सिडरी ऑन यकम जनवरी 13। डन जी, यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, जिस वक्त टेबल टॉक शुरू हुई तो टेबल के ऊपर जो है वो बिस्किट और ऊंट का गोश्त लाके रखे गए। तो इधर जो है वो सऊदी किंग बैठा था और इधर पीटीसीएल के डायरेक्टर्स बैठे थे। तो सऊदी किंग अपनी ब्रीफकेस में लाया हुआ था सब्सिडरी के शेयर्स। यार क्या कर रहे हो, इधर देखो ना। सऊदी किंग लाया हुआ था अपने ब्रीफकेस में सब्सिडरी के शेयर्स और पीटीसीएल लाई हुई थी पैसे। अब डिस्कशन के अंदर ये बात आई कि भाईजान सब्सिडरी को खरीदा जाने लगा। तो सऊदी किंग ने कहा मोहतरम ठहरो, हमारी किताबों में सब्सिडरी की बुक्स में एक एसेट आ रहा है, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हमने यकम जनवरी 5 को हमने खरीदी थी 100 रुपए की और 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 8 साल में ये डेप्रिशिएट हो चुकी है 10 रुपए, 80 रुपए और इस वक्त इसकी बुक वैल्यू है 20 रुपए। ये इसकी बुक वैल्यू है। इस बुक वैल्यू के ऊपर मैं डील नहीं होने दूंगा, बल्कि इसकी फेयर वैल्यू लगवाई जाएगी आज बाजार में। बल्कि जैसे ही हम सब्सिडरी का एक्वायर करते हैं इसके सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू लगवाई जाती है बाजार में। अब ऑन एक्विजिशन डेट ये क्या था? यकम जनवरी 13 को ये क्या है? बिल्डिंग की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू है। यकम जनवरी 13 को इस बिल्डिंग की लगवाई जाएगी फेयर वैल्यू। वो फेयर वैल्यू इस बिल्डिंग की आई मिसाल के तौर पे 70 रुपए। अब जब इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू आई 70 रुपए, तो मुझे बता दें एज ऑन यकम जनवरी 13 सरप्लस कितना अरोज हुआ? रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस? सरप्लस। कितना अरोज हुआ? 50 का सरप्लस रोज हुआ। अब ये जो 50 का सरप्लस रोज हुआ इसको हमने टेकअप करना है। हमने 50 की एंट्रीज करनी है, 20 की एंट्रीज करनी है या 70 की एंट्रीज करनी है? 50 की इसलिए करनी है कि सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट 20 पे आ रहा होगा और 20 वाली चीज को उठा के 70 पे लेके जाएंगे तो एंट्री कितने की बनेगी? 50 की। और आपको पता है रिवैल्यूएशन जब होती थी तो सरप्लस की एंट्री होती थी, पूरी मार्केट वैल्यू की एंट्री नहीं हो जाती थी। डन होगी ये बात। अब आप कह रहे होंगे इसको ऐसे शो कर दें आप, बुक वैल्यू 20, रीवैल्यूड अमाउंट 70, बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस 50। हाँ आपकी मर्जी, आपने ऐसे शो करना ऐसे शो कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, जिस तरह हम आगे 16 में शो करते थे। तो ये मोहतरम सरप्लस आ जाएगा। 20 वाली चीज को कितने पे ले जाएंगे? 70 पे ले जाएंगे। तो सरप्लस कितना आ जाएगा? 50। अब ये जो 50 का सरप्लस आएगा, इस 50 के सरप्लस की मैंने आपको समझानी है जनरल एंट्री। इस 50 के सरप्लस की क्या समझानी है? जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री समझने के लिए मोहतरम मुझे बताएं कि हमारी इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। मेरी बिल्डिंग कितने पर पड़ी थी? उसकी मार्केट वैल्यू 70। 50 की इसमें क्या आ गई? इंक्रीज। अगर मुझे यह बताएं मेरी लायबिलिटी 0 है तो बिल्डिंग अगर 20 की है तो इक्विटी भी 20 की है। अगर बिल्डिंग 20 की है तो इक्विटी भी 20 की है। अब मैं 20 को लेके जाने चाह रहा हूं किस पे? 70 पे लेके जाना चाह रहा हूं। जब 20 को 70 पे लेके जाना चाह रहा हूं तो एसेट में कितनी इंक्रीज आएगी? 50। अब मैं इक्वेशन कैसे टैली करूं? सरप्लस इक्विटी का आइटम है और सरप्लस जो है वो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है। तो सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। ओनर इन्वेस्टेड, बिजनेस अर्न्ड, अनरियलाइज्ड गेन्स, ये सारे इकट्ठे होकर शेयर होल्डर की क्या शो करते हैं? इक्विटी शो करते हैं। सो इफ मैंने एसेट बढ़ा दिया है तो दूसरी साइड पे मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी। कितने से? 50 से। और मेरी इक्विटी भी किस पे चली जाएगी? इधर शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आ रही थी, लेकिन अब इधर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। पेपर में इसको कहा करेगा बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और इसको कहा करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ
नेट एसेट्स। अगर एसेट्स मार्केट वैल्यू पे ले जाएंगे तो फिर इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग पड़ी होंगी या फिर इक्विटी के अंदर सरप्लसेस भी पड़े होंगे। अगर एसेट्स बुक वैल्यू पर हैं तो फिर ऐसी सूरत में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो इक्विटी में मुझे सिर्फ शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रही होगी। लेकिन अगर एसेट्स मार्केट वैल्यू पे चले जाएंगे तो जब एसेट्स की प्राइस बढ़ गई तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी की प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। इक्विटी में शेयर कैपिटल को बढ़ाऊं, रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाऊं या सरप्लस का अकाउंट ऐड कर दूं। अब इस 50 और 50 रुपए की एंट्री बताएं जरा। एसेट डेबिट खरीदने से पहले ये हालात थे सब्सिडरी के, खरीदने के बाद हमने इस पे लाना है एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। बट सरप्लस कहां शो करना है ये सवाल है भाई। इधर देख, सरप्लस कहां शो करना है। अगर तो पेरेंट का सरप्लस है तो पेरेंट की इक्विटी इधर आ रही है, अगर सब्सिडरी का सरप्लस है तो सब्सिडरी के सरप्लस इधर आ रही है और ये सरप्लस इधर आएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी पीपी डेबिट 50 रुपए, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। जब ये 50 रुपए यहां आएंगे तो क्या इक्विटी में वर्थ पैदा हो जाएगी। जब इक्विटी में वर्थ पैदा हो जाएगी तो सऊदी किंग कहेगा अब इतने वाली चीज तो खरीद रहे जिसमें 50 डला हुआ है। अब जब इतने वाली तो चीज खरीद रहे हैं तो इसके पैसे ज्यादा लगा। तो फिर डिस्कशन होगी, इस सवाल में तो पैसे गिवन है ना जो भी है, फिर डिस्कशन होगी करते 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 सऊदी किंग रिक्वेस्ट करेगा ज्यादा पैसे दो क्योंकि मेरी चीज की प्राइस भी ज्यादा है। तो इन द एंड आके मुझे बता दें बीवी और मार्केट वैल्यू से खेलना आपको आता है, ये बड़ा आसान है। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल आया करेगा। इस सरप्लस की एंट्री मुझे बताएं फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग, ओसीआई की बात करेंगे जब पीएनएल के सवाल शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग, ये किसके एसेट्स का सरप्लस है, पेरेंट के या सब्सिडरी के। सब्सिडरी में कितनी जाने कहां नजर आ रहा होता है, वर्किंग वन में, वर्किंग वन में नजर आ रहा होता है। तो वर्किंग वन में ही इस सरप्लस को आप रिकॉर्ड करेंगे। एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। नोट कर लें, पहले ये नोट कर लें फिर वो मैं दूसरी वाली साइड भी दिखा देता हूं। इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग दे दें अपने रजिस्टर पे, रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी एसेट्स ऑन एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी एसेट्स ऑन एक्विजिशन। नीचे मेरा जनरल एंट्री 50 रुपए से होगी। अब इन वर्किंग वन क्यों शो कर रहा हूं वो मैं डायग्राम दिखानी है तो आपको दिखा देता हूं, वो कितनी जरूरी नहीं है। अच्छा यार, एक चीज तस्वीर खींचने से पहले, असल में ये ना बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है और ये क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो बीवी को एफवी पे लेके जाएंगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी में एक चीज नहीं आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। और ये जो नीचे 50 रुपए घूम रहे हैं एंट्री इसकी होनी है। जी बिल्कुल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे आ जाएंगी चीजें। अच्छा, अब बता दें इसके साथ एक और डिस्कशन कौन सी होनी चाहिए। नहीं, लॉस की तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी, वो कल कर लेंगे सवाल में किसी में। नहीं, डेप्रिसिएशन की तो पहले डिस्कशन कर लेना, इसके साथ एक डेप्रिसिएशन की डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा पहले मुझे आप ये बता दें कि जल्दी करें नोट। ये जो रिवैल्यूएशन होगी ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी। 3 रजिस्टर पकड़े थे पहले दिन,
ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी या ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी? नहीं, सेपरेट में नहीं होगी। चलिए ये सुन लें। IFRS 3 और 10 कहता है फॉर कंसोलिडेशन पर्पस आपने ये एंट्री करनी है। अगर सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, लेट इट फॉलो, उसकी मर्जी, आपको क्या मसला है। अगर सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रही है तो करे। हमें ये जो एंट्री करने को कहा है, ये किस स्टैंडर्ड ने कहा है? IFRS 3 और 10 दो स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन को डील करते हैं। वो कहते हैं कि इसको किस पे ले जाओ? मार्केट वैल्यू पे ले जाओ। यानी ये एंट्री होगी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। बड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री होगी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एंट्री होगी, यानी सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाने लगेंगे तभी एंट्री होगी। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, अगर ये एंट्री कंसोलिडेशन पर्पस के लिए होगी तो सब्सिडरी अपनी किताबों में स्टिल कितने रुपए को डेप्रिशिएट करी होगी? 20 रुपए को, 20 रुपए को, 20 रुपए को। और पेरेंट क्या चाहेगा कि भाई अभी इस नोट ना करो यार, अब तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, डिविडेंड की डिस्कशन हो रही है। सब्सिडरी अपनी किताबों में कितने को डेप्रिशिएट करी होगी? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सेपरेट में। और पेरेंट क्या कहेगा? किसको डेप्रिशिएट करो? 70 को। यानी सब्सिडरी अपनी सेपरेट में 20 को डेप्रिशिएट कर रही होगी, पेरेंट चाहेगा 70 डेप्रिशिएट हो, लेकिन हम पेपर में किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 50 पर, क्योंकि सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 पर रिकॉर्ड कर ली होगी। तो अब मैं अगला साल मिसाल के तौर पे लेता हूं, अगला साल लेता हूं। अगले साल सब्सिडरी 20 रुपए को डेप्रिशिएट करेगा। फर्स्ट करें 20 रुपए की रिमेनिंग लाइफ है 10 साल। फर्स्ट करें। वैसे तो मैंने बिल्डिंग की रिमेनिंग लाइफ पता नहीं कितनी ली है, छोड़ने पड़े, समझ लें 20 रुपए की रिमेनिंग लाइफ है 10 साल। अच्छा, अगर 20 रुपए की रिमेनिंग लाइफ है 10 साल तो सब्सिडरी 20 रुपए को 2-2 रुपए करके डेप्रिशिएट करती रहेगी। और पेरेंट क्या चाहेगा कि 70 को 7-7 रुपए करके डेप्रिशिएट करो। अब सब्सिडरी 2 डेप्रिशिएट कर रही होगी, पेरेंट 7 डेप्रिशिएट करने को कह रहा होगा। डिफरेंस कितना आएगा? 5। ये 5 50 को 10 से डिवाइड करके आ गया, तो 5 की डेप्रिसिएशन हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो लो वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं हाई वैल्यू डेप्रिशिएट हो, तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले तो ये बात हुई कि ये डेप्रिसिएशन भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक करनी पड़ेगी, सरप्लस के ऊपर डेप्रिसिएशन, क्योंकि सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 20 को जारी कर रही है, मैं चाहता हूं 70 को करे। करना किसको पड़ेगा एक्स्ट्रा? 50 को। इसमें एक सवाल है मेरा आपसे कि एक्यूजिशन डेट अगर 1 जनवरी 13 है जैसे कि मैंने बताया है, और कंसोलिडेशन डेट भी 1 जनवरी 13 है, एक्विजिशन डेट भी 1 जनवरी 13 और कंसोलिडेशन डेट भी 1 जनवरी 13। मुझे बता दें, हमारे खरीदने के बाद सब्सिडरी कितने अरसे से 20 रुपए को डेप्रिशिएट कर रही है? खरीदने के बाद। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ गया तो फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पेपर में हमें कंसोलिडेशन करने को कह दे 1 जनवरी 14 पे खड़े होके, या इसको 31/12 समझ लें, 31/12/13 पे खड़े होके, तो अब आप मुझे बताएं आपने सब्सिडरी को कितने अरसे से खरीदा हुआ है? 1 साल से। सब्सिडरी 20 रुपए को कितने साल से डेप्रिशिएट करी होगी? 20 को करेगी रिमेनिंग लाइफ पे। 20 को कितने से डेप्रिशिएट करी होगी? 1 साल से। हम 70 को चाहेंगे डेप्रिशिएट करें, तो अब डेप्रिसिएशन जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो डिवाइडेड बाय 10, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि मुझे कितने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए? 1 साल की। तो ऐसी सूरत में 1 ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी या ज्यादा की? 1 ईयर की, क्योंकि एक्विजिशन डेट और कंसोलिडेशन डेट में कितना फर्क है? 1 साल का। लेकिन अगर हमें पेपर में कंसोलिडेशन करवाए 31/12/15 पे खड़े होके, तो मुझे बताएं आप सब्सिडरी 20 रुपए को कितने साल से डेप्रिशिएट करी होगी? पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, 3 साल से वो डेप्रिशिएट करी होगी। डेप्रिशिएट उसने 10 साल पे करना है, मैंने अज्यूम किया 20 रुपए की रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो डेप्रिशिएट उसने 10 रुपए को करना है। अब वो 20 रुपए को कितने सालों में? 10 सालों में। वो कितने साल डेप्रिशिएट कर चुकी? 3। मैं 3 सालों से क्या चाह रहा हूं? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो? 70 पे, और वो किस पे कर रही है? 20 पे। तो अब बता दें कितने साल की मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी? 3 साल की। आपको पता है बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट्स होती हैं, फॉर द ईयर नहीं होती, एज ऑन टाइप एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन टाइप एडजस्टमेंट्स होती हैं। अच्छा, यहां पे एक बात है मैंने काफी दिनों से रोक के रखी हुई थी, ये किसी बच्चे के जहन में सवाल आ सकता था कि आप वर्किंग 1 क्यों करते हैं अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को, हमने क्लास में कौन से सवाल किए हैं? हमने क्लास में ऐसे ऐसे सवाल किए हैं कि 1 जनवरी 12 को हमने खरीदा होता था और 31/12/14 को मैं आपको कंसोलिडेशन का सवाल करा रहा होता था। 2-3 दिन से हम ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो किसी के जहन में एक सवाल शायद घर में आया हो कि 1 जनवरी 12 को जब हमने सब्सिडरी को खरीदा था तब तो हमने वर्किंग 1 करके गुडविल निकाल ली होगी। तो जब वर्किंग 1 करके गुडविल निकाल ली हुई है तो सर फिर 31/12/12 का सवाल पेपर में आ जाए, 31/12/13 का सवाल पेपर में आ जाए, 31/12/14 का सवाल पेपर में आ जाए, तो सर दोबारा क्यों गुडविल निकलवा रहे हैं? ये एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? दोबारा क्यों गुडविल निकलवा रहे हैं? वर्किंग 1 तो 1 जनवरी 12 को होनी चाहिए। तो भाईजान आज इसका भी जवाब सुन लें।
असल में हमारी जब भी कंसोलिडेशन होती है ना, तो पिछले साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से नहीं होती। हमारी कंसोलिडेशन ऐसे नहीं होती कि पिछले साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लाओ, उससे तुम्हें इस साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देता हूं। फिर तो पिछले साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल नजर आ रही होगी, तो इस साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दोबारा गुडविल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी कंसोलिडेशन पिछले साल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से नहीं होती। सारी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसोलिडेशन करती हैं। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कभी भी गुडविल नजर ही नहीं आ रही होती। तो इस वजह से याद रखिएगा, कंसोलिडेशन आप 15 साल बाद भी करेंगे सब्सिडरी की ना, वर्किंग वन आपको फिर दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, वर्किंग वन आपने करके रखी होगी पिछले सालों में, उसी को यूज कर लिया करें, लेकिन पेपर में हमेशा करनी पड़ेगी। बिकॉज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट नहीं हुई होती। उधर लोन रिसीवेबल भी आपस के खड़े होते हैं, लोन पेबल भी आपस के खड़े होते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और उसके बदले में इन्वेस्टमेंट्स भी नजर आ रही होती हैं, कोई गुडविल नजर नहीं आ रही होती। और अगर मैं अब ये कहूं आपसे कि कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि भाईजान डेप्रिसिएशन सिर्फ पेपर में 1 साल की निकालें क्योंकि पिछले साल भी कंसोलिडेशन हुई होगी, ऐसी होंगी ना, मारिएगा। यकम जनवरी 13 को कंसोलिडेशन हुई होगी, हमने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाड़ के फेंक दी होंगी। जब भी 31/12/15 पे खड़े होकर हमने कंसोलिडेशन करनी है तो हमने स्क्रैच से करनी है। अब कितने साल पहले सब्सिडरी को खरीदा है? 13, 14, 15, 3 साल। तो वर्किंग वन भी करेंगे और डेप्रिसिएशन कितने सालों की निकालेंगे? 3 सालों की। तो मेरा सवाल आपसे आखिरी, और ये कॉन्सेप्ट ओवर हो गया, सवाल शुरू करने लगे, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कब से कब तक की डिप्रेशन चार्ज किया करेंगे? एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक की। उतना अरसा से सब्सिडरी बीवी को डेप्रिशिएट करे, बुक वैल्यू को, हम चाह रहे हैं एमवी को डेप्रिशिएट करे, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? सरप्लस। तो सरप्लस को डेप्रिशिएट किया करेंगे। अगला सवाल और आखिरी, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है या कम करनी है? उसने किसको डेप्रिशिएट किया? 20 को। हम किसे करवाना चाह रहे हैं? 70 को। उसने किसको नहीं डेप्रिशिएट किया? 50% बढ़ानी पड़ेगी। ये तो लॉजिकल बात हो गई, लेकिन आसान बात जिसमें पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा, एसेट बढ़ रहा हुआ तो डेप्रिसिएशन बढ़ा दीजिएगा, एसेट कम हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन कम कर दीजिएगा। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट, जैसे डेटर नहीं होते, डेटर बढ़ते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ती है, इसी तरह सेल बढ़ती है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ती है। तो डेटर बढ़ते हैं, इसी तरह पीपी बढ़ता है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ती हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री भाईजान बताएं, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं इसके नीचे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। किसकी अर्निंग को डेबिट करूं? जल्दी 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 जल्दी, किसकी अर्निंग को डेबिट करूं? किसकी अर्निंग को कम करूं? किसकी बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रही है? सब्सिडरी की, तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं। तो डेप्रिसिएशन कहां जाया करेगी? एसआरई में। एसआरई डेबिट और पीपी कब से कब तक डेप्रिसिएशन? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल कंसोलिडेशन डेट। अब मैं आप लोगों को सवाल नहीं ले रहा, सवाल के अंदर ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं। ये डेप्रिसिएशन आपने कभी भी सीआरई में नहीं लेके जानी, क्योंकि किसकी डेप्रिसिएशन है? सब्सिडरी की बिल्डिंग की। जी जी, हाँ हाँ हाँ, वो कॉस्ट मॉडल पे रहेगी, वो उस पे नहीं जाएगी। हाँ, IFRS 3 और 10 कहते हैं जब भी कंसोलिडेशन करनी है एक एक एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना है। हत्ता के कुछ दिन गुजरने दो, हम इन्वेंट्री और डेटर को भी फेयर वैल्यू पे लाया करेंगे। इन्वेंट्री और डेटर तक को फेयर वैल्यू पे लाया करेंगे, और इन्वेंट्री और डेटर पे भी जो सरप्लस रिकॉर्ड होगा उसके नाम एनआरवी लॉस नहीं रखेंगे, उसका नाम भी रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस रखेंगे। एक इन्वेंट्री को भी फेयर वैल्यू पे लाएंगे। आने दो आने दो आने दो दिन, वो IS2 अप्लाई नहीं होगा, IFRS 3 और 10 अप्लाई होगा, वो अपने रूल बनाएगा। ओके, अब मुझे वो बता दें क्या कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना ये एक ऐसी सवाल पूछते हैं, उनका IS 16 जब दिमाग पे चढ़ा होता है, सर वो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री भी करवा दें, और यार वो नहीं होनी। इधर देखें क्यों, अब लंबी बात है, इसको एक जन से एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिएगा। सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री नहीं होनी। असल में होता यह है कि आप करते हैं एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, इसके बाद आप वो एंट्री करते हैं जो मैंने आपको पहले दिन कराई थी। वो एंट्री क्या? गुडविल निकालने वाली। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। ये एंट्री कितने लोगों को ज्यादा हाथ का करते हैं? ये तो वर्किंग वन है ना, जनरल एंट्री में, वर्किंग वन में ये तो कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैंने कभी आपको ये एंट्री डिटेल में नहीं कराई, इसी एंट्री से एनसीआई को पेबल भी आता है, और इसी एंट्री में गुडविल डेबिट साइड पे बैलेंसिंग भी आती है। ये असल में वर्किंग वन है। इन्वेस्टमेंट एनसीआई इधर नजर आती है, और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, गुडविल इधर नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट एनसीआई इधर नजर आता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और गुडविल वगैरह इधर नजर आते हैं। इसी एंट्री में जब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस यहां लाके लिखा करेंगे
तो जिस तरह सब्सिडरी का शेयर कैपिटल गायब, सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम गायब, ऐसे ही सब्सिडरी का सरप्लस भी, तो ये आर्जी तौर के ऊपर एक सरप्लस क्रिएट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बहरहाल इस बात को सुने और सुन के दूसरे कान से निकाल दें, और मेरे से ये ना पूछिएगा कि सरप्लस को शिफ्ट क्यों नहीं करे रिटेन अर्निंग में। भाईजान इंशाल्लाह मैं सरप्लस बैलेंस शीट के मुंह पे लेके नहीं जाऊंगा। जैसे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के मुंह पर, जैसे सब्सिडी का शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट के मुंह में नहीं जाता, इनके सरप्लस शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग क्यों नहीं जाते? ये आपस की चीजें हैं। ये किसकी चीजें? आपस की चीजें हैं। पेरेंट कह रहे हैं मैंने तेरे से ये सब कुछ लेना है, यही बात थी ना। सब्सिडरी कह रही थी हाँ ये सारा मैंने तुझे देना है, तो ये आपस की चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो इसलिए ये ना सोचिएगा सरप्लस रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों करना है। अच्छा, हम कोई बच्चे 2-4 क्लास के बाद बंदे लेके आ जाते हैं, अच्छा फिर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जब कैंसिल ही हो जाए तो रिकॉर्ड क्यों करें? रिकॉर्ड तो इस वजह से करें ना कि ये जो 4.5, 5, 6, 7.5 रुपए वाली चीज के 20 रुपए तो हम नहीं देंगे, हमें डीओजी ने नहीं काटा। कोई ना कोई और चीजें सरप्लस के नाम से महंगी महंगी पड़ी होंगी तो करेंगे ना। वो किधर है हैंड रिटन नोट्स? ये जो है ना आपका भाईजान कंफर्ट जोन है। सुने आपने कभी लव्स कंफर्ट जोन का? सुनते रहते हैं आप। ये हैंड रिटन पेजेस ना आपका कंफर्ट जोन है। हैंड रिटन पेजेस का मतलब ये होता है जो सब कुछ सुना है उसको फिलहाल साइड पे रख दो और जो पेपर में करना है वो याद रख लो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ एस, सबर मैं पेज निकलवाता हूं, पहले समझ लें। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ एस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बता दें, मशहूर जमाना बचपन वाली। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन, किस अमाउंट से? सरप्लस फिगर। डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन अनलकीली P&L हमारे हाथ में नहीं है, तो एंट्री एसआरई डेबिट एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट। तो ये एंट्री समझ आ गई। रिवैल्यूएशन की एंट्री बताएं जबानी, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और एसेट को डेप्रिसिएट करने की एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा, डेप्रिसिएशन बढ़ा क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि एसेट बढ़े। आपकी समझने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन लिख के काटा है, वरना तो एंट्री बनेगी एसआरई डेबिट और एसेट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन लॉस की कल कर लेंगे, उल्टी हो जाएगी, उल्टी करनी आती है। सॉरी यार, हद होगी जी, बातें करते हैं, ऐसी बातें ना किया करें। बी ट्राई टू बी। एथिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 6, हैंड एंड पेज नंबर 2 था। चलें जी, पहले एडजस्टमेंट पढ़ें। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये मैं बाद में पढ़ाता हूं आपको, जरा ये लाइन में बाद में पढ़ाता हूं। On the acquisition date, fair value of assets was equal to its book values. On the acquisition date, the fair value of assets was equal to, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ओए, एक्सेप्ट, इसका मतलब है काफी सारे एसेट्स होंगे ना हमारे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पता नहीं क्या क्या होंगे। On acquisition date, fair value of assets was equal to book value. हम बड़े रिलैक्स हो गए, हमने कहा शुक्र है पहले ही फेयर वैल्यू और बुक वैल्यूज बराबर है, सरप्लस जीरो। सवाल ने कहा ठहरे छुरी थले साल है, छुरी फिरन तेरे, एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग। अच्छा, डेप्रिसिएशन इस एडजस्टमेंट के ना 2 हिस्से हुआ करेंगे। पहला हिस्सा सरप्लस निकलवाने में हेल्प करेगा, दूसरा हिस्सा मैं नहीं पढ़ा, दूसरा हिस्सा डेप्रिसिएशन निकलवाने में हेल्प करेगा। तो ये वाला हिस्सा मैं बाद में पढ़ूंगा, ये डेप्रिसिएशन निकलवाने में हेल्प करेगा, ये डेप्रिसिएशन निकलवाने में हेल्प करेगा। स्काई ब्लू पट्टी की जनरल एंट्री बता दें। पीपी ऑफ एस इंक्लूडेड एट एक्विजिशन, लिखा हुआ ऊपर कहीं, ऑन एक्विजिशन लिखा हुआ है, ये एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट्स है। पीपी ऑफ एस इंक्लूडेड लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 3000, दिस लैंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 4000। तो वर्किंग नंबर 8, तो ये बीबी आ गई, ये मार्केट वैल्यू आ गई, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और एसेट का नाम लैंड। एक्विजिशन डेट की बीबी 3 और फेयर वैल्यू 4। रिवैल्यूएशन सरप्लस 1 जनरल एंट्री, पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, वो एंड पे होगा इधर लाके। चलें जी, एंट्री पोस्ट करवाएं। पहली एंट्री पोस्ट होने लगी है रिवैल्यूएशन की, जल्दी 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 बोलें। पीपी डेबिट, इधर रिटेन अर्निंग की जगह छोड़ा हूं मैं, रिटेन अर्निंग की जगह छोड़ रहा हूं, छेड़ रहा हूं नहीं, छोड़ रहा हूं। बल्कि इधर कैपिटल रिजर्व भी शायद आ जाने हैं, प्री वाले कोई हुए तो। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन
हमें भी बताना था, हम भी वर्किंग 1 को कोई नहीं, छोटा छोटा करके लिख लें। कितनी थी एसआरई? 32। और तीसरी चीज क्या थी? एस कैपिटल 10.5, एस कैपिटल 10.5, वर्किंग 2.1। अच्छा जी, रिवोल्यूशन सरप्लस किस पे? लैंड पे। एंट्री बताएं जी। पीपी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कितना? इससे सऊदी किंग बड़ा खुश होगा, क्योंकि सऊदी किंग के एसेट्स की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में बदल रही है और उसकी सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा होती जा रही है जितनी चीजें डालेंगे, ताकि वो जब नेगोशिएशन शुरू हो तो ज्यादा ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके इनको। तो ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, एन ऑफिस बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स बुक, जो दी नहीं हुई बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, डायरेक्ट क्या दे रही है? एन ऑफिस बिल्डिंग, ऐसे देखें, एन ऑफिस बिल्डिंग हुज एफवी इज ग्रेटर देन whose market value is greater than book value by 5, सरप्लस होगा या क्या होगा? सरप्लस। मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना, ये ज्यादा हो ये कम हो तो फिर तो सरप्लस होता है। क्या चीज? ऑफिस बिल्डिंग। जी बोले। 50 नहीं, डेटा अवेलेबल नहीं है हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। एंट्री बताएं जरा। नहीं, बिल्डिंग डेबिट रहने, पीपी डेबिट कर दें। पीपी डेबिट रिवोल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कितने से? 5 से। पीपी डेबिट एंड रिवोल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट किस नाम से? सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा होती जा रही है, जान पैदा होनी चाहिए सरप्लस डालने से। ये वर्किंग पेपर में आपने नहीं करनी, टाइम जाए होगा ना, कोई फायदा नहीं इस वर्किंग का। सर फिर क्या करेंगे? फिर 1 रुपए के आगे लिख दीजिएगा 4 और 3 का डिफरेंस, एग्जाम में कैसे शो होगा, इतनी तो अकल है ना। तो ये वर्किंग 8 पेपर में नहीं करनी, क्योंकि ये फिगर्स आपको पता है मैं इजीली निकाल रहा हूं, कोई ऐसी टफ टाइम नहीं मुझे मिला कि वर्किंग करने की जरूरत थी, लेकिन फॉर्मेट समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यार ये एडजस्टमेंट जरा कोई समझा दे। पॉइंट 3 में स्काई ब्लू पट्टी, सब्सिडरी हैड नॉट रिकॉर्डेड द ब्रांड इन इट्स बुक्स। सब्सिडरी ने अपनी किताबों में ब्रांड, इधर देखें ना, सब्सिडरी ने अपनी किताबों में ब्रांड नहीं बुक किया हुआ। सब्सिडरी ने अपनी किताबों में ब्रांड नहीं बुक किया हुआ, क्योंकि सब्सिडरी के लिए खुद तो इंटरनली जनरेटेड होगा, ठीक है। हैज नॉट रिकॉर्डेड द ब्रांड। अच्छा, सब्सिडरी की किताबों में कभी भी ब्रांड नहीं आया करेगा या कभी आया करेगा? कभी आया करेगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी आज खत्म कर लें फिर। ये कॉन्सेप्ट 2 तरीके से टेस्ट हो सकता है आपको। ये कॉन्सेप्ट 2 तरीके से टेस्ट हो सकता है। सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की बुक वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मैसेज, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल। सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की बीवी हमेशा कितनी होगी? 0, हमेशा 0 होगी। ये बीवी है ही 0, हमेशा के लिए 0 है। क्लियर? लेकिन अगर परचेज्ड ब्रांड हो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ब्रांड, मैथड, पब्लिशिंग टाइटल, अगर ये इंटरनली जनरेट होंगे तो इनकी बीवी कितनी होगी? 0। और अगर ये परचेज्ड हुए तो इनकी बीवी अपीयर होगी। 7 रुपए ज्यूम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, 7 रुपए। इनकी भी बाजार में क्या लगवाई जाएगी? फेयर वैल्यू। फर्ज करो इसकी फेयर वैल्यू 10 है, इसकी फेयर वैल्यू 25 है। सरप्लस कितना आएगा? दूसरे में 18। क्या आप ये तो नहीं जहन बना रहे कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ब्रांड नजर ही नहीं आ सकता? ना 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 ना, ना ऐसा नहीं करना। ब्रांड्स कितने किस्म के होंगे? IS 38। यहां तक ना, यहां तक आपने अपना IS 38 जहन में रखें। क्यों? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे IS 38 लगता है। कंसोलिडेटेड 3 रजिस्टर याद है? पहले दिन वाले 2 रजिस्टर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थे और एक कौन सा था? कंसोलिडेटेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, साथ वगैरह पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या नजर आता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट?
नहीं नजर आते, तो इनकी बुक वैल्यू क्या होगी फिर? जीरो, क्योंकि सारा एक्सपेंस में चला गया। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IAS 38 की रोशनी में परचेज ब्रांड नजर आ सकते हैं, परचेज कस्टमर लिस्ट। अगर ये नजर आ सकता है तो चाहे सब्सिडरी का परचेज वाला ब्रांड है चाहे खुद बनाया वाला ब्रांड है, IFRS 3 और 10 कहते हैं आपने उसकी क्या निकलवानी है? फेयर वैल्यू निकलवानी है। और फेयर वैल्यू निकाल के फिर क्या रिकॉर्ड करना है? सरप्लस। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये किसकी रोशनी में ऑलरेडी सेपरेट बुक्स में नजर आ रहा था, इसके साथ मैं सेपरेट लिखता हूं, ऊपर मिटा देता हूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये IFRS 3 और 10 की रोशनी में 10 रुपए की एंट्री बता दें, पेपर में 10 रुपए की एंट्री करनी है। इनटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 और 18 रुपए की एंट्री बता दें। इनटेंजिबल डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, नोट कर ले। सब्सिडरी के ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। हाँ, इस कॉन्सेप्ट की स्टेटमेंट लिख लें, इनटेंजिबल्स ऑफ सब्सिडरी, इनटेंजिबल्स ऑफ सब्सिडरी, इसके ऊपर डिस्कशन है। हमेशा इंटरनली जनरेटेड हो तो ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल और मेथड, इसकी बुक वैल्यू नजर ही नहीं आ रही होगी उसकी किताबों में, क्योंकि IAS 38 अलाउ नहीं करता। लेकिन कंसोलिडेशन के लिए मजबूरन हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जनरल एंट्रीज की होगी सिर्फ 10 रुपए की और 18 रुपए की। अब जरा सवाल में जाके ढूंढें कि सब्सिडरी की किताबों में नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। अच्छा, सवाल ने बताया नहीं वो इंटरनली जनरेट है, मान जाए सवाल ने बताया नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये तो बता रहे ना कि उसकी किताबों में नहीं है, तो शायद इंटरनली जनरेट होगा। एस हैड नॉट रिकॉर्डेड ब्रांड इन इट्स बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड ब्रांड इन इट्स बुक्स। वजह क्या बनी होगी? नॉट रिकॉर्डेड, प्रोबेबली इंटरनली जनरेट होगा, बल्कि यकीनन इंटरनली जनरेट होगा, इसलिए उसकी बुक्स में नजर नहीं आ रहा। आगे मत लाइन पढ़ें, इतनी लाइन का मतलब बताएं। एस हैड नॉट रिकॉर्डेड ब्रांड इन इट्स बुक्स। ना ना ना, डाटा मिसिंग नहीं है, प्लीज, डाटा मिसिंग नहीं है, डाटा गिवन है। एस हैड नॉट रिकॉर्डेड ब्रांड इन इट्स बुक्स, बुक वैल्यू 0। एट द डेट ऑफ खरीदना द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वाज सेट एट 2500, लेकिन हमने कंसोलिडेशन पर्पस के लिए इसकी फेयर वैल्यू क्या लगवाई? 2.5, तो सरप्लस 2.5, ब्रांड डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने रुपए से? 2.5। कौन सा वाला 2.5? ये वाला जो मैंने 2 उंगलियां रखी हैं, जहां 2 उंगलियां रखी, 2.5 वाला। अच्छा, क्या करूं, शुरू वाले दिन है इसलिए मैं ना इधर ब्रांड का नाम लिख रहा हूं, लेकिन ICAP ने ये काम शुरू किया है, इनटेंजिबल एसेट लिखता है, उसी में ब्रांड भी डाल देता है, उसी में गुडविल भी डाल देता है। तो लेकिन अभी हमारे जरा शुरू है, तो ब्रांड और गुडविल को अलग शो करें, छोटा छोटा सा करके कर लें, अगर जगह नहीं है तो। इधर जी ब्रांड ले आए, गुडविल की जगह छोड़नी है ना, ऊपर लिख लेंगे गुडविल। चलो, ये तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दे दिया, गुडविल इधर लिख लेंगे, ठीक है। चलें जी, बताएं भाई ब्रांड की कॉस्ट, एंट्री ब्रांड डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 ब्रांड कितना? 2.5। ओके, चलें, ये 3 बच्चों वाली एंट्रीज बता दें। ये 1 रुपए की पीपी डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1, 5 रुपए की एंट्री, पीपी डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ब्रांड पे नजर नहीं आता किताबों में, ब्रांड डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन अब किस किस की एंट्री करनी है? बिल्डिंग की और ब्रांड की। डेप्रिसिएशन करते हुए मैं इनको काट रहा हूं ताकि आप कहीं इन चीजों पर डेप्रिसिएशन ना निकालने लग जाए।
डेप्रिसिएशन हमने किस पे निकालनी है? लैंड पे तो निकालनी नहीं, किस पे निकालनी है? बिल्डिंग पर और ब्रांड पर। बिल्डिंग और ब्रांड पर हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। डेप्रिसिएशन निकालने की एंट्री बिल्डिंग की, डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट, और ये एंट्री इस इधर कर देंगे। और अगली एंट्री बोले अमोर्टाइजेशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, ये एंट्री होती है। ये किसी किताबों में एंट्री होने लगी है? सब्सिडरी की किताबों में। ऐसा पकड़ना किसको है? कॉस्ट को। कॉस्ट तो दी नहीं हुई, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को भी नहीं पकड़ना, सरप्लस को पकड़ना है। वो बुक वैल्यू पे खुद डेप्रिशिएट करा होगा, हम चाहते हैं मार्केट वैल्यू पे करे, इसका मतलब है सरप्लस पे करे। तो पकड़ना है सरप्लस को। 5 नीचे तशरीफ लाएं, 2.5 मैं भी आ जाऊं जी, आप भी आ जाएं। इसको जब आप लाइफ से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी। फिर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा मुझे कितने सालों की चाहिए। लाइफ इसकी देख लें 20 साल और इसकी 5 साल। अगर मैं 5 को 20 से डिवाइड करूं तो कितने सालों की डेप्रिसिएशन? 1 साल की। और इसको कितने सालों की? 1 साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन मुझे 1 साल की नहीं चाहिए। ये मैं एक लाइन लगाने लगा हूं, वो लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं। ये आज आपको पहली दफा ना नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करने पड़े हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट के, पहले नहीं करने पड़ते थे। कितने ईयर्स हैं? पूरा 11, इसको इस तरह गिना करें, पूरा 11, पूरा 12, पूरा 13, पूरा 14, 4 साल। तो मैंने जो तो डेप्रिसिएशन निकाली है वो सिर्फ 1 साल की निकाली है, लेकिन कितने साल से सब्सिडी बीवी को डेप्रिशिएट करी, और मैं चाह रहा हूं मार्केट वैल्यू को डेप्रिशिएट करे 4 साल से। इस तरह की कैलकुलेशन आप अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हुए कभी कभी करते थे कि कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकल आती थी, 3 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 सालों की निकल आती थी। खास तौर पे जिस वक्त इंट्रो की क्लास में आप एसेट बेचते थे तो बेचने के साल आप जो है वो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तरीका यूज करते थे, लेकिन वहां कॉस्ट होती थी और लाइफ होती थी और नंबर ऑफ ईयर्स यूज होता था। यहां क्या होगा? सरप्लस, रिमेनिंग लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन डेट। वहां भी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती थी, लेकिन कैसे? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल, और इधर सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। यहां रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू ये जो आपने 4 पकड़ना है, ये फिर जितने भी एसेट्स हैं सब पे ये 4 ही लगाना है आपने जी। 1 और 2 करवाएं जी एंट्री, हिम्मत करें। अबे सब्सिडरी, तू सिर्फ बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रही है, तेरी रिटेन अर्निंग की जान लेंगे हम, तेरी रिटेन अर्निंग की जान ले लेंगे हम। इधर प्री की जगह छोड़नी है, प्री की जगह छोड़नी है, प्री ना भूल जाए आपको जी। बोले भाई क्या लिखूं इधर? डेप्रिसिएशन लिख दें, जो मर्जी एंट्री पोस्ट करा दें, पहले अल्फाज को छोड़ें। एसआरई खर्चे बुक करने से मेरे ख्याल से अर्निंग्स कम होती हैं, आपका क्या ख्याल है? खर्चे बुक करने से अर्निंग्स कम होती हैं, तो ये 1 इधर आ गया। एसआरई डेबिट और पीपी ये 2 रुपए पोस्ट कराएं। एसआरई और ब्रांड 5 साल है ना, 4 साल डेप्रिशिएट हो गया, 1 साल इसका बच गया, इसके बाद इसने फुली फार्ग हो जाना। तो एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट मैं ना ब्लू मार्कर से डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पोस्ट कर देता हूं ताकि सरप्लस की और ये वाली आपकी मिक्स ना हो जाए। जी एंट्री बोले एसआरई डेबिट और पीपी, अगली एंट्री बोले एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। इधर बस आप डेप्रिसिएशन का लॉस लिख दें। ये किसकी लक्षण है? बिल्डिंग की, और ये अमोर्टाइजेशन। अच्छा अच्छा इधर 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 मुझे बताएं, ये वर्किंग करेंगे पेपर में? 5/20/4 यहां नहीं कर लेंगे 1 के साथ ब्रैकेट में, पेपर में ये वर्किंग यहां करनी है। 5/20/4 होमवर्क में भी इधर 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 वर्किंग अजीब सी लगती है, वो मजा नहीं आएगा। 5/, इधर अजीब सी लगेगी, इधर जगह खुली होती है, इधर आप ब्रैकेट में डाल के ये वर्किंग कर लेंगे। ओके आप बता दें भाई,
यही हमने हैंड रिटन पेज पे पढ़ा था। करो इधर कैमरा। ऐसा डेबिट सरप्लस क्रेडिट एंट्री किससे होगी? विद सरप्लस फिगर। दूसरी एंट्री क्या होगी? एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट। ये कब से कब तक की? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल। तो घर जाके ना एक दफा इस सफे पे जरा हाथ मार लिया करें। सेल ऑफ स्टॉक की P2SS2 की नेगेटिव गुडविल अभी रहती है। नजर मार लिया करें। यानी तो हमने इंपेयरमेंट लॉस कर लिया, सेल ऑफ स्टॉक कर लिया और रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन गेन पढ़ लिया। तो रिवैल्यूएशन लॉस में उल्टी कर देंगे हम। जी मोहतरम, अब आप बता दें, दानिश किधर है आज? अब आप मुझे बता दें कि ये एडजस्टमेंट्स नीचे वाली क्या है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ S, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन S had a ओए होए 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 S had a कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। S का कौन सा बैलेंस है जल्दी बताएं? डेबिट बैलेंस। S है डेबिट बैलेंस कितना? 6000। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, कैमरा उधर करो और सोच लो प्री कितना डालना है। कैमरा उधर करो। मैं आपको कॉल करवाता हूँ आपको। आपके लिए कॉल आई थी। जी मोहतरम, ये रिटेन्ड अर्निंग डेबिट नेचर की चीज है, क्रेडिट नेचर की चीज है? क्रेडिट नेचर की चीज है। हम कहां से रिटेन्ड अर्निंग उठाते हैं? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से उठाते हैं ना रिटेन्ड अर्निंग। एस की रिटेन्ड अर्निंग आ रही होती है इधर, ये हम उठाते हैं। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होता है? अदर इंफॉर्मेशन में ऑन एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग वर ₹5 ना किया करें, 10 5 करें, 5 जल्दी जल्दी चीज होगी। ₹3 ऑन एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग वर ₹3। ये हम उठाते थे। इसको उठा के आप मुझे बताएं कि किस अकाउंट में ले जा। एक तो मैं इधर कहता था इधर एक और एस का कॉलम डालें और 10 के मुकाबले में 3 लिखें और बताएं 3 किलो का गोश्त था जिस दिन हमने एस को खरीदा था, वो 3 किलो का गोश्त बढ़ के कितने का हो गया? 10 किलो का। ये बात आई होप सबको याद आ रही होगी। असल में इसे कहते हैं क्लोजिंग और इसे कहते हैं प्री 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 प्री। अब मोहतरम इस डेटे से मुझे आप बनवाएं एसआरई। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, हौसला, बताएं जी। एसआरई 10 प्री 3। माशाल्लाह सब्सिडरी ने हमारे खरीदने के बाद कितने किलो गोश्त इसमें बढ़ गया? 7 किलो गोश्त। इस 7 को हम कहते थे पोस्ट और 7 को सीआरई और एनसीए में तकसीम कर देते थे। इज इट सो? ओके, लेट्स चेंज द डेटा। ऑन एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग वर डेबिट, डी का मुंह उधर होता है, इस तरह कर लेते हैं, भूल जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट ₹7। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट है ₹7 की। उल्टा नुकसान है, रिटेन्ड लॉस था। अपना गोश्त क्या छोड़े, क्या मिसाल हम दें। अच्छा, तो उल्टा नेगेटिव गोश्त था इसमें, यानी कि नजर ही नहीं आती थी। तो ₹7। आप बता दें कि लेकिन माशाल्लाह अब तो क्रेडिट साइड पे आ रही है ना रिटेन्ड अर्निंग, अब तो पॉजिटिव साथ है, क्रेडिट साइड पे आ रही है, अब तो माशाल्लाह इसमें ग्रोथ है। आप बता दें जी एसआरई कितनी? 10। क्या मुझे कोई माई का लाल बता सकता है कि इसके गोश्त में कितनी इंक्रीज आई है जबानी कैलकुलेटर के बगैर? 17 वाले हाथ खड़ा करें, 17 वाले हाइब्रिड मिला के जल्दी जल्दी सोच के 17 वाले हाथ खड़ा करें। 17 किलो किसमें इंक्रीज आ गई? क्यों क्यों क्यों? 7 किलो का इसको नुकसान था और 7
बढ़कर नुकसान खत्म करते 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 एक दिन आया कि नुकसान जीरो हो गया। उसके बाद हमें गोश्त नजर आने लग गया, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो पे पहुंची हुई है शहजादी हमारी सब्सिडरी। सही हो गया। तो अब हम मुझे बता दें 7 किलो से बकरी नेगेटिव 7 किलो से, मैं अब क्या बताऊं नेगेटिव 7 किलो क्या होता है, यानी ऐसे समझ लें जमीन के अंदर है। तो नेगेटिव 7 किलो से बकरी पॉजिटिव 10 किलो पे पहुंच गई, तो बकरी ने तो बकरी ने तो 17 किलो की इंक्रीज शो की। अच्छा, अब आप पहले एग्री करते हैं कि पोस्ट 17 आना चाहिए, पोस्ट अर्निंग 17 आनी चाहिए। ओए पुत्र ऐसे क्यों देख रहे हैं, नेगेटिव 7 पॉजिटिव 10, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, नेगेटिव 6 नेगेटिव 0 करते 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 पहले माशाल्लाह सब्सिडरी ने मुंह निकाला होगा जमीन से, और उसके बाद माशाल्लाह 10 किलो की इंक्रीज आ गई है। तो व्हाट इज क्लोजिंग 10, व्हाट इज प्री 7 -7, व्हाट इज पोस्ट 17 की इंक्रीज आई है। डन हो गया। अब आप अपनी अपनी राय मुझे देते रहें कि मैं निकालना चाह रहा हूं 17 पोस्ट, कैसे निकालूं, प्री कहां लिखूं, नेगेटिव 7 कहां लिखूं। यार अकाउंट में नेगेटिव 7 होंगी ना, हमारे अकाउंट में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, अकाउंट में जरा रहने दे नेगेटिव। हो सकता है मैं कभी अकाउंट में नेगेटिव करा दूं, वो मेरी मर्जी, लेकिन फिलहाल अकाउंट में जरा नेगेटिव रहने दे, अकाउंट में तो नेगेटिव नहीं होते। तो पहले प्री इधर लिखते थे आप, लेकिन अभी तो प्री इधर लिखेंगे तो 3 की ग्रोथ आ जाएगी, 3 की ग्रोथ तो है नहीं इसमें, इसमें तो माशाल्लाह 17 की ग्रोथ है। तो बेचारे ने लॉसेस से रिकवर करके पहले 0 पे आए हैं और फिर 0 से रिकवर करके किस पे गया है। तो यार साधा सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी हमने बात कर दी, आपने प्री भी इधर ही लिख दिया करना, प्री अब अपोजिट साइड पे आ जाएगा, ये आएगा तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पोस्ट कितना आ जाएगा 70। तो ये अगर आपने तस्वीर खींचनी है खींच लें, ये तो लॉजिक थी कॉन्सेप्ट की, हम मूव करते हैं उसकी तरफ। ये लॉजिक है कॉन्सेप्ट की। समझ आ गई बात। अब आप बता दें प्री प्रॉफिट था या प्री लॉस था। इस साइड पे लिखूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरा काम चलेगा। इसको ना डेबिट डुबिट नहीं करना आपने, अपने पेपर में इसको लॉस पढ़ा करना है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एस हैड अ लॉस ऑफ 6000, एस का लॉस था 6000 का, तो वो तो डेटा मैंने ज्यूम किया था, ये तो हमारे सवाल का डेटा है। लॉस था 6000 का, इसका मतलब है नेगेटिव 6 से, लॉजिकली सोचना, नेगेटिव 6 से 0 पे आने और 0 से 32 पे आने, तो टोटल 38 की इंक्रीज आनी है। तो हम वो कैसे शो करते हैं, 6 ऐड कर दें 38 पे पहुंच जाएंगे। प्री जब भी आया करेगा लॉस या डेबिट बैलेंस, तो इस साइड पे लिखा करेंगे प्री 6। डन। ओ पप्पू इधर देख, अब ये प्री इधर लेके जाएं, डबल एंट्री तक करा दो ना। अब ये 6 इधर है तो ये 6 इधर ले जाएं। यार 6 अगर इधर ले जाओगे तो इक्विटी जरा निकलेगी नहीं, मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है। मैंने उल्टी कर, मैंने ये इधर ले गया हूं और ये इधर ले गया हूं, और मैंने करना भी बबलू यही था। और क्या कर सकता हूं मैं, हमारी औकात ही क्या, हम कर क्या सकते हैं। ये इधर लेके जा सकते हैं, और ये क्या इस पे डबल एंट्रीज के एतबार से आप एग्री करते हैं। लेकिन इसमें ना एक मसला निकल आता है, आपने ना एनसीआई का प्रोपोर्शनेट हिस्सा निकालना होता है कभी कभी। तो अगर एनसीआई का प्रोपोर्शनेट हिस्सा निकालना पड़ा तो इक्विटी में फिर इसको दोबारा इधर लाना पड़ेगा। आप जरा तशरीफ थोड़ी देर के लिए इधर ले आए, हमने एनसीआई का प्रोपोर्शनेट हिस्सा निकालना है। कोई मशवरा दें, कोई माइकल लाल एक मशवरा दे दे, रिटेन लॉस लिख दें, लॉस लिख दें। अकाउंट्स में नेगेटिव लिखने की इजाजत नहीं है, बट मजबूरियां हमारे साथ लगी हैं, अब क्या करें। तो इसको यहां पे लिख दें नेगेटिव के तौर पर। नेट एसेट्स कम आ जाएंगे ना, क्योंकि उस दिन लॉस था इसका। लेकिन फिर आपने ये जो डब्बे में लेके इस फिगर का प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना होता है, तो वो फिर 6 को इधर बुला के निकालना, याद रखना बस। ये मैं कह रहा हूं, इस वजह से इस तरह कर रहा हूं। देखो ना, अगर आप 6 को इधर लिख दोगे और आपने इनसे का प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना हो, अब 6 तो इधर नुकसान है नहीं, ये प्रोपोर्शनेट शेयर में ये 6 तो फिर अपना रोल प्ले नहीं करेगा, बट ही शुड प्ले रोल। चलें जी, 6 की एडजस्टमेंट हमारी ओवर होगी। दिल तो चाह रहा था कि यहां लिखते ऐसे, बट हमने यहां उसी तरह लिख दिया और यहां नेगेटिव साइन के साथ। ओके चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस ही है, रिजर्व्स में खुशी ही थी। रिजर्व कितने के थे, 2 के, कितने हो गए 10 इशारिया, और भाईजान एस के होते हैं, पी के नहीं होते, एस के होते हैं एक्विजिशन डेट के। एस के रिजर्व कितने थे, 2 के,
अब बढ़ के कितने के हो गए के रिटेन अर्निंग का नाम हमने बकरी रखा है तो इसका नाम मछली रख देते हैं। मछली में कितना वजन था 2, बढ़ के कितना हो गया 10.5। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल तरीके से प्री बिहेव करेगा। प्री लिखो इधर कितना कितना कितना, ये 2 और 2.1 आपस में बहने हैं 2 और इधर 2, ये तो इसी तरह पोस्ट हो गया। यार ये तो उधर ही हो गया ना, जैसे इधर प्री आता था इधर और इधर, तो ये 2 और 2 इधर पोस्ट हो गया। मुझे बताएं हमारे खरीदने के बाद भी सब्सिडरी ने रिजर्व्स में इंक्रीज शो की होगी कितनी, इसको दोनों में तकसीम कर देंगे, इसको दोनों में तकसीम कर देंगे। डन हो गया। चलें जी, मेरे साथ साथ चलना है, आपने कैलकुलेटर्स पकड़ने हैं, एक एक वर्किंग पूरी करवानी है। वर्किंग 1 में पहले मैं क्या कर लूं, आज मैं एक बात बोलने लगा हूं, अगर आपके साथ वाले को बुरा ना लगे, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू फेयर वैल्यू, क्यों, इससे पहले सरप्लस नहीं आते थे, आज सरप्लस भी आ गए ना माशाल्लाह, तो ये ज्यादा अच्छी कंसोलिडेशन आज हम शुरू कर रहे हैं। नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 12 आ गई। डन। आप बता दें प्रोपोर्शनेट शेयर निकालने या वो भूल गया है। एनसीआई 20 इधर आए मल्टीप्लाइड बाय 30%, 12 इंटू 30%, 3.6 जी। डबल एंट्री साथ साथ करवाएं भाई, डबल एंट्री साथ साथ करवाएं। 3.6। चलें जी आगे। गुडविल 11.6 डबल एंट्री। आज गुडविल को हमने इतनी इज्जत दी है कि पीपी के ऊपर ले गए हैं, हालांकि नॉर्मली नीचे लिखना पेपर में। 11.6 जगह नहीं थी। टेस्ट देने गए थे आज दानिश, दे दिया टेस्ट, अच्छा हो गया। ओके चलें जी आगे 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 आगे। वर्किंग 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। वर्किंग 2 किसमें क्लोज करते हैं, कैरी डाउन से कहीं नहीं जाते, किस किस को दे दें, सीआरई और एनसीआई को दे दें। 35 इंटू और 35 इंटू, यहां आके हमने फिर 2 नंबर मार जी। 24.5 और एक भाई आते थे यहां से आके एक्शन दिखाते थे। ऐसे ही होगा, ये दरमियान में मुर्गी आ गई ना बैठ के, फोल्डिंग सीट, इसको तो फारा करें। 24.5 और पीआरई के नीचे क्या ले आए, एसआरई। टोटल प्री पोस्ट 8.5 इंटू वही काम जो इधर करें। आधे मिनट की खामोशी, सारे रुक जाएं, सोचें ये फिगर्स कहां जानी है। थोड़ा एक मिनट, तसल्ली से तसल्ली से तसल्ली से 6 और 2.5 कहां जानी है। भाई पेरेंट के अपने कैपिटल रिजर्व हैं, तो बेहतर है सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व भी यहीं लिखें, बजाय कि इधर आपने जो है वो ले जाएं। तो करो भाई शुरू जी। मोहतरम इस 6 को मशवरा दें जल्दी से, कहां ले जाएं, सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व को, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। एनसीए के लिए अलग अलग कोई अकाउंट बना नहीं हुआ, तो बेहतर है बस ये एनसीए को दे दें। तो इधर मैंने सीआरई लिखा था, इधर कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, और इधर एनसीआई लिख दें, इसकी खैर है कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व 6 और 2.5 कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व और सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व। एक बंदा चाहिए मुझे, इधर आए। हाथ हिलाएं। अच्छा जी, ऐसे रखें, मिटाना नहीं इन दोनों को।
उधर देख तो सही। आप ऐसा करो, ऐसे करके ना, ऐसे करो, नहीं नहीं, आप ले जाओ उधर। सही सही सही। यार ये ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, ये 24 सरिया 5 और 10 सरिया 5 पे ढूंढ, बाकी बातें छोड़ बस। यार मैं पता क्या चाह रहा हूं, ये मैं चाह रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, गुड। आए हम आगे 6 और 2 सरिया 5 को, 6 और 2 हाथ हिला दें आप। चलें टोटल्स करते हैं, कैरी डाउन से बैलेंस शीट है। ये दोनों अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, सब्सिडरी तो ट्रांसफर हो जाती है, जिस इसको हक देना दे दिया उसका। कैरी डाउन, हाँ सब्सिडरी को ये एनसीए प्रोपोर्शनेट पे क्यों रखी है, फेयर वैल्यू पे क्यों रखी? पहली तो बात है फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, या एस के शेयर की फेयर वैल्यू बाजार में जो है वो उसने बताई नहीं, तो अब मजबूरन एनसीए को कहीं ना कहीं तो रखना है, तो मजबूरन प्रोपोर्शनेट भी रखना पड़ेगा। 71 पॉइंट, CRE 71 पॉइंट, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व 14 के, NCI 16.6। $136, 18.5, 0.5, 9 point, 210, देखें इधर आज जो मैंने नया किया रेड मार्कर से, लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, देखते रहे, बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ये करने के लिए आपको बुलाया था। ओहो वो तो नेगेटिव गेम नहीं, उसको इधर ले गए बच्चे को, वो तो इतना मुश्किल नहीं है। कौन सा वाला? नोट करना था, एनसीआई कंट्रोल Z, एनसीआई नोट कर लो किसी से। बता दो एनसीआई जी 3 पॉइंट 16.6। मोहतरम मुतवज्जे हों, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, कैपिटल रिजर्व्स without surplus are called as book value of net assets. It is surplus, it is market value of net assets. Keep on repeating. Book value of net assets, इस तरह कर लें, book value of net assets, surplus, market value of net assets.
20 था और कितना था यार, ये मुश्किल बात नहीं है। इट इज बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इट इज सरप्लस एंड इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। डन। क्या चीज? बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, 5 जमा 2.5 माइनस 6 जमा 2 पॉजिटिव आ रही होगी, लेकिन बुक वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत है या कोई जरूरत नहीं? बुक वैल्यू सरप्लस कर लिया, मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गई। सीआरई में जाते क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट बेस पे है, वो तो चीजें नहीं है, वो तो ये वाला अपना रोल प्ले करता है, इमरान खान का हिस्सा। वॉल्यूम 1 क्वेश्चन 8 आपको करवाया था, तो मुतवज्जे हो जाए आप। मैंने आपको कहा था ये सवाल मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। कौन से लेक्चर में किया था? 66। जिन लोगों ने संडे को लेक्चर 66 अटेंड नहीं किया और अटेंड किए बगैर चले गए हैं, वो हजरात ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें ताकि वो लेक्चर अटेंड करने के बाद ये वाली बात सुन लें। मेजॉरिटी लोगों ने माशाल्लाह लेक्चर अटेंड किया है और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने घर जाके कर लिया है, और जिन्होंने फिर भी नहीं किया उनके बारे में मैं पूछ नहीं रहा क्योंकि मेरे ध्यान में सारे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी, पॉइंट 2, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन एमएल बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर एज बिलो। ये मैंने आपको अकाउंट बनाया था, लेकिन मैं आपको ये अकाउंट दोबारा बनवा के रिवाइज करवा रहा हूं। वर्किंग 1 या IAS 38 का पास पेपर का क्वेश्चन 8 है। ऑन 1 जुलाई 17 पेरेंट एक्वायर्ड सब्सिडरी 100% एंटायर फॉर ₹1950। कितना जी? 1950। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट आर एज बिलो। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स यानी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 200 जमा 1545 कितनी होगी? 17। उसने शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दी या डायरेक्ट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे दी? डायरेक्ट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे दी। तो उसने मुझे शेयर कैपिटल टाइप, रिटेन्ड अर्निंग टाइप और चीजें नहीं दी, सरप्लस टाइप कोई चीजें नहीं दी। उसने क्या दे दी? डायरेक्ट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कितनी? 1745। ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स उसने मुझे दे दी, लेकिन इसने एक लफ्ज डाला ऑल्सो। इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मुकम्मल है या नामुकम्मल है? नामुकम्मल है। टिल एक्विजिशन डेट ML had incurred R&D of 80 million. ML had not recorded this as an asset. ML has not recorded it as an asset. ML has not recorded it as an asset because the recording criteria was not met. यहां तक IAS 38 कहता है, IAS 38 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, मैसेज और पब्लिशिंग टाइटल, गुडविल को भी कहते हैं जीरो पे रखें, और IAS 38 ऐसी R&D को भी जीरो में रखवाता है जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरी ना कर रही हो। ये तो आपको पता ही है। तो एज पर IAS 38, जहां तक IAS 38 है बार बार पढ़ें। ML had incurred research and development of 80 million। आगे जाने से पहले हमने कहा यार इसमें रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, बता दे जरा, मुझे तो बुक वैल्यूज अभी चाहिए जरा। वो कहता है इट हैज नॉट रिकॉर्डेड द एसेट। व्हाट इज बुक वैल्यू? जीरो। R&D कोई टाइप चीज है, बट कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड क्या कहेगा? IFRS 310 कहता है चाहे तुम्हारी नजर में जीरो है चीज, मैं परचेज कर रहा हूं चीजें, तो मेरी नजर में मार्केट वैल्यू पे लाओ। ऑन दिस डेट AL एस्टिमेटेड, AL पेरेंट ने इसकी कीमत लगवाई है कितनी? 95 जी, सरप्लस 95। जनरल एंट्री बोले फेयर वैल्यू बढ़ रही है, सरप्लस कुछ मिसिंग थे, ऑल्सो प्लस लिखा हुआ उसने। रिवैल्यूएशन सरप्लस किस पे? R&D पे। कितना? 95। एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और नोट के मुंह पर जाके R&D डेबिट। और हमने एडिशंस में डाली थी, तो बैलेंस शीट के अंदर ऐड करके डाले ना, हमने तो एडिशंस में डाली थी नोट के मुंह पे। डानो के डबल एंट्री पूरी होगी थी। आगे बढ़े। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ML's list. What is book value? Fair value of ML's list. What is book value? Not given. But you have the knowledge of IAS 38. ML's list या ML's purchase list. ML की अपनी लिस्ट है कोई, तो अपनी कस्टमर लिस्ट, अपना ब्रांड, अपना मैसेज किस पे आ रहा होगा? सर यहां लिखा ही नहीं हुआ सर बुक वैल्यू जीरो है। भाई नहीं लिखा हुआ बुक वैल्यू जीरो है, मुझे भी पता नहीं लिखा हुआ, बट मसला क्या है? अपनी कस्टमर लिस्ट तो होती ही बुक वैल्यू जीरो पे है। Assess date of fair value of
20 मिलियन। तो इसकी तो बीवी दी नहीं हुई, फेयर वैल्यू दी हुई है, मैं क्या करूं? इसकी तो अल्लाह का शुक्र है बीवी भी दी हुई थी 0, फेयर वैल्यू भी दी हुई थी 95, इसकी तो बीवी गिवन नहीं है, क्या करूं? IAS 38 मुझे आता है, उसमें अपनी कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल नहीं हो सकती, इसलिए बीवी, अभी वो जो मैंने डायग्राम बनवाई थी आपको, फेयर वैल्यू एंट्री कस्टमर लिस्ट ऑन द फेस ऑफ नोट डेबिट एडिशन के नाम से, कस्टमर लिस्ट डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन कस्टमर लिस्ट इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और इसके बाद रिमेनिंग लाइफ दी हुई थी, हमने उस पर 1 साल डेप्रिशिएट किया था क्योंकि इस खरीदे हुए सब्सिडरी को 1 साल हुआ था, हमने उसको 1 साल डेप्रिशिएट किया था। अगली बात भाई, ये ना दोबारा फेयर वैल्यू आ गई है ऑफ नेट एसेट्स की, ये क्या चक्कर हुआ, दोबारा क्यों आ गई है फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की? अब जरा सही हो गई है ना, ऑल्सो का मतलब है कुछ और चीजें भी इसमें शायद थी, तो दोबारा आ गई है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 1860, NCI 0, acquired entire shareholding NCI 0, goodwill एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट नोट के मुंह पे जाके गुडविल का नया कॉलम खोल के गुडविल डेबिट, ये इसकी जबरन है। तो नो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, ऊपर हेडिंग है रजिस्टर के, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8। ना ना यार ये नहीं किया हुआ पहले, इस तरह मैंने नहीं करवाया हुआ खूबसूरत सा करके, इस तरह भी नहीं फेयर वैल्यू रिवाइज वगैरह निकाले, वो ठीक है। अच्छा तस्वीर बनानी है तो फिर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 IAS 38। कितने लोग उसी IAS 38 के सवाल पे जाके नोट कर रहे हैं जहां ये वर्किंग वन नोट की हुई है? चलो भाई इधर ले आओ। घर जाके ना आपने बुक खोल के पता क्या करना है, घर जाके आपने बुक खोल के ये लिखना है BV0 FE 95, ये पास पेपर क्वेश्चन 8 है, BV0 और FE 20। जी होमवर्क में कौन सा सवाल बनेगा? 7, जरा नजर मार लें। 7 में शुक्र है कैपिटल रिजर्व भी आ रहे हैं। अच्छा एक बात आप सुने जरा, अगर आप क्लास वर्क करके होमवर्क करेंगे ना, आपका टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन होमवर्क का सवाल जल्दी होगा। तो इसकी जरा कोशिश करें कंसोलिडेशन में। क्लास वर्क पे तकरीबन 25-30 मिनट आपके फिर भी लग जाया करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने होंगे, लेकिन फिर होमवर्क का सवाल आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में बैठ के करेंगे। मुझे ना डेली बताते रहा करें कि मैं आपको इसका टाइम बता दिया करूं। कंसोलिडेशन का सवाल आमतौर पे 20 नंबर का आता है, तो 20 नंबर का जरा आप बता दें कितने मिनट बनेंगे? तो 35 से 40 मिनट बनेंगे, 38 मिनट्स बनेंगे। तो ये जो सवाल आज के होमवर्क है ना, इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ 4 हैं। तो ये सवाल अगर आप क्लास वर्क के बाद करें तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 25 मिनट इज योर टारगेट। अगला सवाल क्वेश्चन 7 पेज नंबर 624, इट शुड बी डन इन 25 मिनट्स। और कल मैं आप हजरात से पूछूंगा कितने लोगों ने 25 मिनट में किया। कैपिटल रिजर्व की एडजस्टमेंट है और कोई लॉस शॉस है इधर, और रिकवरेबल अमाउंट है गुडविल की, फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं, और इन्वेंट्रीज की एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हमने पहले क्लास में की हैं। अच्छा इसके बारे में आप क्या जानते हैं, यूनिफॉर्म के बारे में? अच्छा नहीं, एथिक्स खत्म हो गए हैं भाई, जाते जाते एक बात सुन लें, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर पेरेंट FIFO यूज कर रहा है और सब्सिडरी वेटेड एवरेज, सबर 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 सबर, शोहर काला बेगम नीली। अच्छा तो पेरेंट क्या यूज कर रहा है? FIFO, और सब्सिडरी क्या यूज कर रही है?
वेटेड एवरेज, और क्या होने लगी है? कंसोलिडेशन। क्या होने लगी है? इस कंसोलिडेशन में चुप यूनिफॉर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। सब्सिडरी को मजबूर करें अपनी सेपरेट में FIFO यूज कर ले, या कंसोलिडेशन के लिए सब्सिडरी को FIFO पे ले आए। इसको कटना करना पार्ट को। अच्छा, कंसोलिडेशन के लिए इसको किस पे ले आए? जैसे अभी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए किस मॉडल पे लाए थे? रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए लाएं या सब्सिडरी को जिद करें कि सेपरेट में भी चेंज करो? सेपरेट में चेंज करने को नहीं कहेंगे हम। किसके लिए चेंज कर देंगे? कंसोलिडेशन के लिए। तो यहीं से कल इंशाल्लाह हम बात रिज्यूम करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।